तो बच्चों, अपन अध्याय 3 के अंदर पढ़ रहे थे कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश कंपनी के द्वारा किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाया जा रहा था। इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी। भूमि सुधार के लिए उन्होंने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू की थी, जिससे उनको अधिक से अधिक क्या प्राप्त हो, राजस्व प्राप्त हो। और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी वो कब लागू की गई थी? 1793 के अंदर लागू की गई थी। किसके काल में? उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस था। और इसके समय में ही ये व्यवस्था लागू की गई थी। अब इसकी विशेषता पढ़ते हैं कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है क्या। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है? इस व्यवस्था की शर्तें क्या थी? इसमें राजाओं एवं तालुकदारों को क्या दी गई? जमींदारी के रूप में मान्यता दी गई। तालुकदारों को जमींदारी के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, राजाओं एवं तालुकदारों को जमींदारी के रूप में मान्यता दी गई। लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा दिया गया। इन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा दिया गया या सौंपा गया। जमींदारों, राजाओं और तालुकदारों को जमींदारी दी गई। जमींदारी के रूप में उन्हें किसानों से क्या था? लगान वसूलना था। और वो लगान राजस्व के रूप में किसको देना था? कंपनी को देना था। चुकाई जाने वाली जो राशि थी, यानी कंपनी के द्वारा जो राशि ली जा रही थी राजस्व के रूप में, वो राशि क्या थी? एक तय कर दी थी कि इतनी राशि आपके द्वारा दी जाएगी। तो उनकी चुकाई जाने वाली जो राशि, उनकी चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय की गई। ठीक है, उनके द्वारा चुकाई जाने वाली जो, यानी इस बंदोबस्त व्यवस्था के तहत जो राजस्व ले रहे थे कृषि के ऊपर लगान के रूप में, वो राशि क्या थी? एक स्थायी थी। अंग्रेजों को लगने लगा कि उन्हें क्या होगा? नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। ये राशि तय करने के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि उन्हें नियमित रूप से राजस्व प्राप्त होता रहेगा। और जमींदारों को क्या लगने लगा? जमींदारों को लगने लगा कि भूमि सुधार से उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि होगी। उत्पादन बढ़ने से उनको भी क्या होगा? फायदा होगा। और जमींदारों
कि कृषि उत्पादन बढ़ेगा, जिससे उनको भी फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी का राजस्व इतना ज़्यादा था, जो स्थायी रूप से जो राजस्व तय कर रखा था वो इतना ज़्यादा था कि जमींदार उस भूमि सुधार के लिए खर्चा बचता ही नहीं था। इतना ज़्यादा था कि भूमि सुधार के लिए और खर्चा बचता ही नहीं था। जब भूमि सुधार के लिए खर्चा नहीं बचता था, भूमि में सुधार ही नहीं होता था, तो उसमें कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ने पर किसान लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे। किसान लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे तो जमींदार जो किसानों से लगान वसूल रहे थे उसकी राशि कम हो रही थी, और कंपनी को वो राशि जितनी तय कर रही की थी वो राशि उतनी नहीं मिल रही थी। नहीं मिलने पर और वो खतरा कहाँ मंडराने लगा? जमींदारों पर। यानी जमींदारों को के द्वारा वो जो स्थायी राशि के रूप में उनको तय की गई थी उतनी राशि नहीं चुकाने के कारण उनसे भी उनकी जमींदारी क्या ली जाती थी? छीन ली जाती थी। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का? ये तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी कि राजाओं और तालुकदारों को जमींदारी दी गई। जमींदारी के तौर पे उनसे लगान वसूलने, कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा दिया गया, और जो राशि ही थी वो क्या की गई? तय की गई। अब अंग्रेजों को ये लगने लग गया था कि इस व्यवस्था के तहत उन्हें नियमित रूप से क्या मिलता रहेगा? राजस्व प्राप्त होता रहेगा। और इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भी ये लगने लग गया कि कंपनी के द्वारा जो भूमि सुधार के लिए कार्यक्रम चलाया गया है उसके अंदर और कृषि का उत्पादन अधिक होगा, जिससे उनको भी फायदा होगा। लेकिन इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रभाव क्या पड़ा ये अब देखते हैं हम। न तो कंपनी को इतना राजस्व प्राप्त हुआ जितना उन्होंने तय किया था, और न ही जमींदारों को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे में कंपनी ने राजस्व इतना ज्यादा तय कर दिया, राजस्व इतना ज्यादा तय कर दिया कि जमींदार भूमि सुधार के लिए जमींदार के पास भूमि सुधार के लिए खर्चा बचता नहीं था। और जब ये भूमि सुधार के लिए खर्चा ही नहीं बचता था, यानी भूमि में सुधार ही नहीं हो रहा था, तो कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। और कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ने पर किसान क्या थे? लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे, और नहीं किसान जो साहूकारों से, जमींदारों से जो ऋण लेते थे वो ऋण चुकाने की स्थिति में थे। ऐसी स्थिति में किसानों ने क्या कर दिया? खेती बंद करनी कर दी, और कंपनी ने इन जमींदारों से वो जमींदारी व्यवस्था छीन ली। यानी उस भूमि पर भी अपना अधिकार जता लिया, और अपनी इच्छा के अनुसार फिर वो क्या करवाने लगे? कृषि का कार्य करवाने लगे, जो अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। खर्चा नहीं बचता था। ऐसे में शर्त के अनुसार पूरा राजस्व नहीं चुका पाते थे। राजस्व नहीं चुकाने पर
चुकाने पर उनसे जमींदारी छीन ली जाती थी। तो किस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत उन्होंने और भारतीय किसानों से भूमि को छीनना शुरू कर दिया था। तो पहले इस व्यवस्था के तहत ही ये दिख जाता है कि क्या प्रभाव पड़ा कि कंपनी को जितना राजस्व इतना ज़्यादा तय कर दिया कि जमींदारों के पास भूमि सुधार के लिए किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं बचता था। ऐसे में शर्त के अनुसार वो पूरा राजस्व नहीं चुका पाते थे और राजस्व नहीं चुकाने पर उनसे क्या छीन ली जाती थी, जमींदारी छीन ली जाती थी। फिर है 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में हालात सुधरे थे। क्या कि बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ी, बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ी और क्या हुआ, खेती में विस्तार हुआ। और जमींदारों की आमदनी में बढ़ी, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन क्या नहीं हुआ, कंपनी को कोई फायदा नहीं, क्योंकि कंपनी इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश कंपनी दोनों ने मिलकर जो कंपनी बनाई थी, उस कंपनी का जितना खर्चा यहाँ लग रहा था उसके अकॉर्डिंग उनको खर्चा नहीं मिल रहा था। वो ये चाहते थे कि वहाँ से किसी प्रकार का खर्चा न मंगा करके और यहाँ के लोगों से ही कंपनी का जितना खर्चा लग रहा है वो यहाँ के लोगों से ही निकाला जाए। तो ऐसी स्थिति में उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि कंपनी इस व्यवस्था के तहत राजस्व क्या कर चुकी थी, तय कर चुकी थी। उसमें अब किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जा सकती थी, उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता था। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्था थी वो क्या कहलाई, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहलाई। अब अपन आगे पढ़ेंगे महालवारी व्यवस्था। दूसरी जो कृषि सुधार के लिए बंगाल क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर जो व्यवस्था शुरू की गई थी भूमि सुधार के लिए, वो क्या थी, महालवारी व्यवस्था। ठीक है, महालवारी व्यवस्था क्या थी। महाल का अर्थ क्या होता है, महाल का अर्थ होता है ब्रिटिश समय में महाल एक राजस्व इकाई थी। महाल क्या थी, ब्रिटिश काल में एक राजस्व इकाई थी। ठीक है, इकाई थी। यह एक गांव या गांव के एक समूह होती या गांव का एक समूह का राजस्व के रूप में। ठीक है, यानी गांव के समूह
से जो राजस्व प्राप्त होता था उसको क्या कहा जाता था? महाल कहा जाता था। महालवारी व्यवस्था कब शुरू की गई? 1882 में। महालवारी व्यवस्था कब शुरू की गई? 1882 में। किसके द्वारा शुरू की गई? हॉल्ट मैकेंजी। किसने की? हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने ये व्यवस्था शुरू की। हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने ये व्यवस्था शुरू की। कौन सी? महालवारी व्यवस्था। क्योंकि अब ये लग रहा था कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था तो एक स्थायी थी, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता था। अब उनको जरूरी था कि राजस्व बढ़ाया जाए, और राजस्व कैसे बढ़ाया जाए? तो वो दूसरी व्यवस्था अपना ली उन्होंने। और दूसरी व्यवस्था क्या थी? महालवारी व्यवस्था। ये कब शुरू की गई? 1882 में। किसने की? हॉल्ट मैकेंजी ने। ये कहाँ से? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों से। कहाँ से? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश। वर्तमान ये क्षेत्र कहाँ आता है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश। ठीक है, वर्तमान में क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आता है। और उस समय के बंगाल प्रेसिडेंट का जो उत्तरी पश्चिमी भाग था, उस भाग में और महालवारी व्यवस्था शुरू की गई। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। कब की गई? 1882 में। अब इसके लिए उसने क्या क्या नियम शर्तें बनाई, वो अपन आगे वाली वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।